करेंगे बाबा की शरण में आखिरी चरण में। जी हां, इन सभी दिग्गजों की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सब आखिरी चरण के लिए अब ईश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए और साथ ही साथ आखिरी चरण की कुछ अहम सीटों को साधने के लिए वाराणसी पहुंच रहे हैं। और वाराणसी यूपी में आखिरी चरण के चुनाव के लिए सपा बसपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पश्चिम और अवध में मतदान के बाद अब पूर्वांचल में जीत के लिए सपा बसपा और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को केंद्र बनाया है। दोनों ही पार्टी के शीर्ष नेताओं ने वाराणसी में जनसभा की। काशी में अखिलेश, ममता और मायावती ने जमकर बीजेपी सरकार पर जुबानी हमला किया है। वाराणसी के एढ़े गांव से सपा प्रमुख अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने योगी मोदी पर जमकर जुबानी तीर चलाए हैं। सपा के मंच से ममता बनर्जी ने बनारस में खेला होबे का नारा दिया और उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे काशी आने मात्र से बीजेपी तिलमिला गई है। जनता इस बार मन बना चुकी है और प्रदेश से बीजेपी की विदाई तय बताया है उन्होंने। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी मंच से प्रदेश की योगी सरकार को जमकर घेरा है और कहा कि बीजेपी हमेशा से झूठ बोलती आई है। 2022 में किसानों की आय दोगुनी होने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हो पाया। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कहा कि प्रदेश की जनता बीजेपी और सपा दोनों से ही दुखी है। जी हां, यानी बाबा की शरण में अब लगातार दिग्गज पहुंच रहे हैं, क्योंकि आखिरी चरण में मैंने देखा थोड़ा बीजेपी का वर्कर जिसको दिमाग में कुछ नहीं है, फोड़ना तोड़ना छोड़ के और कुछ नहीं है, और मेरे को गाड़ी रोक दिया, मेरे को गाड़ी में डंडा मारा, मेरे को गाड़ी में धक्का मारा और मेरे को बोलता है आप वापस जाओ। तो मैंने सोचा कि ये लोग गया, ये पूरा विदाई और चला गया। राजनीतिक को चलबसी, उसको हारना मौजूद है। इसी के लिए मैं एक मीटिंग में आ रहा होता है, तुम्हारा क्या है? हमको कहता है तुम वापस जाओ। मैंने क्या किया? मैं इतना डरते नहीं है, मैं डरफुक नहीं हूं, मैं लड़ाकू हूं। और लड़ते लड़ते मेरे को जिंदगी में बहुत दफे सीपीएम मेरे को पिटाया, मेरे को बहुत दफे गोली चलाया, मेरे को बहुत दफे डंडा मारा। मैं कभी झुका नहीं। क्या चुनाव के बाद ये बीजेपी वाले ढूंढने को नहीं मिलेंगे? इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं। मैनिफेस्टो में ये कहा है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो न केवल भर्ती निकालेंगे फौज की, पुलिस की, बल्कि जो 11 लाख पद खाली हैं उन पदों को भी भरने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये हमारे बीएड, टेट वाले लोग हैं, शिक्षा मित्र वाले हैं, बीटीसी, बीपीएड और पुरानी भर्ती वाले जिनके पद खाली है, 69,000 शिक्षक, रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता। अगर किसी को उम्मीद है तो वो समाजवादियों पर उम्मीद है और गठबंधन पे उम्मीद है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं समाजवादी सरकार आएगी तो इनके पक्ष में फैसला लेकर के समाजवादी लोग काम करेंगे। किसान बहुत परेशान है और जो छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी है सरकार की नीतियों से, तो महंगाई, बेरोजगारी, जो किसानों की समस्याएं हैं, जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जो छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, उनकी समस्याएं, ये है ना आपकी समस्याएं? सही है? तो जब महंगाई आपके घर आती है तो क्या दरवाजा खटखटा के पूछती है कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है? नहीं पूछती, आ जाती है। हाँ? और जब बेरोजगारी आती है तो क्या बेरोजगारी पूछती है कि भाई तुम किस जाति के हो, तुम किस धर्म के हो? चलो ये मैं ये दरवाजा छोड़ देता हूं, मैं उसके घर चले जाता हूं। पूछती है बेरोजगारी? नहीं पूछती। ठीक है, तो जो छोटा जानवर आपका खेत चलता है
तो क्या पहले चलने से पहले पूछता है कि भाई ये किसका खेत है, ये हिंदू का खेत है या मुसलमान का खेत है, या ये कौन सी जाति का खेत है भाई कि मैं इसको चरूं या ना चरूं, कि चले जाता है, चले जाता है, नहीं पूछता। अच्छा, विकास आया, सड़क बन गई आपकी, क्या सड़क पे लिखते हैं कि इस पे सिर्फ एक धर्म एक जाति के लोग चलेंगे? नहीं लिख सकते ना। देश में मुस्लिम के अलावा भी बड़े बड़े माफिया हैं जिन पर बीजेपी की सरकार का अभी तक भी बुलडोजर व हथौड़ा आदि नहीं चला है। ये सब इनकी संकीर्ण मानसिकता नहीं है तो क्या है? इसलिए इनके इसी पक्षपात वाले रवैये से दुखी होकर यह मुस्लिम समाज खासकर बीजेपी व आरएसएस से काफी नफरत करता है तथा न ही इनको अपना वोट देना भी पसंद करता है। इतना ही नहीं बल्कि इस बार तो बीजेपी की सरकार में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग में भी ब्राह्मण समाज हर मामले में अपने आप को काफी ज्यादा उपेक्षित महसूस करता है। 7 मार्च को आप सबको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। 7वां चरण का चुनाव संपन्न होगा तो भाइयों बहनों आप देखना कि 8, 9 और 10 मार्च को तमाम विपक्षी दलों के नेता जो पिछले 2-3 महीनों से काफी बिलबिला रहे थे, ये सभी विदेश भागते हुए नजर आएंगे या फिर नेपाल और बिहार की तरफ ये लोग रुख करेंगे। आप देखना ये होने वाला है। तो पक्ष और विपक्ष का वार पलटवार बेहद तेजी के साथ में सामने आ रहा है। आपने देखा सभी दिग्गज किस तरह से एक दूसरे पर जुबानी हमले करते हुए नजर आए हैं। विस्तार से इस पर बातचीत करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है उज्ज्वला लाभार्थियों की होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर वाली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बातचीत करेंगे 7वें चरण के प्रचार प्रसार को लेकर, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी ने खास बातचीत की है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से, वो भी देखिए। नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश चुनाव के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर जी हैं, जो उत्तर प्रदेश को पिछले 3 महीने से देख रहे हैं और चुनाव के 6 चरण समाप्त हो गए हैं। 7वां चरण 7 मार्च को है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कहां देखते हैं अनुराग जी? अनुराग जी से खुद पूछेंगे। अनुराग जी, के न्यूज पे स्वागत है आपका। और 6 चरण के मतदान समाप्त हो गए हैं, 7वें चरण में भाजपा को कहां देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए दिन रात काम किया है, गुंडाराज माफिया राज मुक्त किया है, गरीबों को पक्के मकान, बिजली, पानी, सड़क, राशन ये मुफ्त में देने का काम किया है। अब हर घर को नल, नल से जल देने का काम भी करेंगे। और यही कारण है कि मोदी जी ने जो माफिया से मुक्ति दिलाई है, अपराधियों से मुक्ति दिलाई है, कब्जे की जमीनें बुलडोजर से खाली कराकर गरीबों को पक्के मकान बनाने के लिए दिलाई है, यूनिवर्सिटीज बनवाई हैं, ये आगे और बनेगी और दृढ़ता के साथ काम होगा। यूपी में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि मोदी जी, योगी जी ने जाति धर्म से उठकर बढ़ाया सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण। और जहां तक आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे थे, मैं कहना चाहता हूं दूर दूर तक कोई ऐसा आसार नहीं नजर आता है जहां पर वो आए, क्योंकि उनके अपराध, गुंडे, माफिया, आतंकी इनसे सीधे तार जुड़े नजर आते हैं। जहरीली शराब बेचने वाले भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आते हैं। पिछले कल जो रैली हुई उसमें भी समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जिस तरह से लाठियां पुलिस वालों के ऊपर चलाई, अपने आप में दिखाता है कि अराजकता की पहचान समाजवादी पार्टी है।
अखिलेश यादव ये भी मैं कह दूं, यूपी में विनाश का पहिया नहीं आ रहे अखिलेश भैया। अखिलेश दावे कर रहे हैं कि भाजपा का सुपड़ा साफ होगा पूरे प्रदेश के साथ साथ वाराणसी में भी। उनका साथ दे रही है ममता बनर्जी और जयंत चौधरी, क्या कहेंगे? लाए वो जो अपना खाता नहीं खोल पाए। नंदीग्राम की जनता उनसे नाराज थी, यहाँ भोले बाबा के नंदी उनसे नाराज हैं, तो वहां पे भी खाता नहीं खुला, यहाँ पे भी इनका खुलने वाला नहीं। अपना भी सीट हारी ममता जी, अब अखिलेश जी करहल भी हारेंगे। व्यक्तिगत टिप्पणियां अखिलेश यादव पहले तो लगातार कर ही रहे थे, अब उनकी पत्नी डिंपल यादव और ममता बनर्जी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर भाजपा, व्यक्तिगत टिप्पणियां करने लगे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिनके पास अपनी कोई उपलब्धि ना हो वो यही करेंगे। हम थकते नहीं है कहते हुए कि 43 लाख गरीबों को पक्के मकान बनाए, हर घर को बिजली, शौचालय, बैंक का खाता, राशन, सब कुछ देने का काम किया है। और हम ये भी कह रहे हैं कि आएंगे तो बेटियों को मुफ्त स्कूटी देंगे, मेधावी छात्राओं को 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे, महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन, वृद्ध विधवा दिव्यांग को भी देंगे। इसके अलावा हम किसानों को बिजली मुफ्त में देंगे सिंचाई के लिए। ये सारी ढेरों ऐसी योजनाएं हैं जो हम करने वाले, लागू करने वाले। उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास पहले भी किया, आगे भी करने वाले हैं। तो ये थे अनुराग ठाकुर जी, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है उसके दम पर हम 2022 विधानसभा चुनाव में आए हैं और उत्तर प्रदेश के मतदाता इस बार 2012, 2014, 2017 और 2019 की तरह प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। कैमरा पर्सन बिलाल के साथ दिनेश त्रिपाठी, के न्यूज, वाराणसी। और अब बात करेंगे बाबा की शरण में आखिरी चरण की। जी हां, क्योंकि आखिरी चरण के मतदान 7 मार्च को होने हैं और इसी के चलते अब लगातार जो दिग्गज हैं वो इस आखिरी चरण को साधने के लिए बड़ी कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं। 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग हुई। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के माध्यम से वो जिले दिखाते हैं। गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, इन सभी जगहों पर आखिरी चरण यानी कि 7 मार्च को वोटिंग होगी। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, इन सभी जगहों पर 7 मार्च को वोटिंग होगी। और आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे 7वें चरण को लेकर। इसे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में यूपी ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी लाइव जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ में सोनाली पाटवा भी जुड़ेंगी। उनसे भी जानेंगे क्या कुछ हाल जो है वो वाराणसी का नजर आ रहा है। सबसे पहले दिनेश जी आप बताइए, क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं हर एक पार्टी के जो दिग्गज हैं वाराणसी में डेरा डाले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ही बात से शुरुआत करते, खुद प्रधानमंत्री मोदी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इतने दिनों के लिए वो वाराणसी काशी में रहे हों और इस तरह से माहौल बनाने की अपने पक्ष में कोशिश की गई हो। इस बार क्या मुकाबला थोड़ा सा टफ लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को? इसी के चलते सभी दिग्गजों का डेरा वहां पर देखने को मिला। जी गर्मी, आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान वाराणसी से प्रत्याशी बनाया गया, उस दौरान से ही ऐसा लगा कि राजधानी उत्तर प्रदेश की तो लखनऊ है, लेकिन राजनीतिक राजधानी वाराणसी है। 2014 की बात करें या 2017 की बात करें विधानसभा, या फिर 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें, तो वाराणसी राजनीतिक केंद्र बना रहा। पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक वाराणसी हमेशा चर्चा में रहा। उसी तरह इस बार भी वाराणसी में राजनेताओं के, सभी दलों के राजनेताओं का केंद्र बना हुआ है। सभी राजनीतिक दलों के राजनेता लगातार पिछले 1 हफ्ते से वाराणसी को अपना केंद्र बनाए हुए हैं। आसपास के जनपदों में प्रचार के लिए वो यहीं से सुबह निकलते हैं और फिर रात को यहीं आके विश्राम भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करीब 2 दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी वाराणसी में तो डेरा जमाए ही हैं लगातार। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गाए बगाए यहाँ आते रहते हैं। वैसे प्रधानमंत्री रहते रहते वो अपने लोकसभा क्षेत्र में बराबर आए हैं, लेकिन चुनाव के परिप्रेक्ष्य में इनको तीसरा या चौथा दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अब तो कुछ घंटे बाद यहाँ से रोड शो करेंगे। उसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि रात्रि विश्राम भी वहाँ वाराणसी में ही करेंगे। यहाँ के लोगों से, कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से और केंद्रीय मंत्रियों के साथ वो बैठक भी करेंगे, चुनाव की रणनीति बनाएंगे। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है, उसके साथ साथ जो 54 विधानसभा सीटें बची हैं जिनमें 7 मार्च को चुनाव होना है, उन पर भी असर डालने के लिए, उनको जीतने के लिए प्रधानमंत्री रणनीति बनाएंगे। हालांकि
अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार वाराणसी में जमे हुए हैं, कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता यहाँ इकट्ठा हुए हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं इन 4 सीटों के लिए। समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी आज वाराणसी में है, रोड शो करेंगे, रैलियां करेंगे, बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी किए हैं। अखिलेश यादव भी रात को 8 बजे से यहाँ एक रोड शो करेंगे। मायावती कल सुबह यहाँ रैली करके गई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों के राजनेता आज वाराणसी में जमे हुए हैं। राजनीतिक केंद्र बना हुआ है बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी। बिल्कुल, यानी वाराणसी को एक तरीके से राजनीतिक केंद्र, राजनीतिक अखाड़े के रूप में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि जिस तरह से सभी दिग्गज वहां पर पहुंच रहे हैं, आज का दिन भी बेहद खास है। सोनाली पाटवा भी हमारे साथ में जुड़ चुकी है, हमारी संवाददाता है वाराणसी से। सोनाली, वाराणसी का दिन आज काशी विश्वनाथ में काफी बिजी शेड्यूल देखने को मिल रहा है। पुलिस विभाग के लिए भी एक बड़ा दिन है, क्योंकि एक और जहां प्रधानमंत्री का रोड शो होगा, तो वहीं देर रात बताया जा रहा है अखिलेश यादव भी आज रोड शो करेंगे। तो आपसे हम कुछ जानते हैं कि वहां पर, क्योंकि 2 बड़े रोड शो है, सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह के इंतजामात हैं, आम जनता को, आम जनमानस को परेशानी ना हो उसके चलते क्या ट्रैफिक रूट डाइवर्जन भी वहां पर किए गए हैं? जी, आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो प्रधानमंत्री का जो रोड शो होने वाला है उसके लिए एसपीसी ने पूरा कमांड संभाल रखा है, और जो लोकल पुलिस है वो भी पूरी तरह से तैनात है हर जगह, क्योंकि आज रोड शो, अखिलेश यादव जी का भी रोड शो होने वाला है, जो रात 8 बजे से शुरुआत होगी उसकी, और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किया गया है हर जगह। बिल्कुल, यानी सुरक्षा के खास इंतजामात यहां पर कर लिए गए हैं, क्योंकि आज का दिन वाराणसी पुलिस के लिए भी वहां पर बेहद खास दिन है। कड़े इंतजामातों की जरूरत आज वहां पर देखने को मिलेगी। आपसे बातचीत करेंगे दिनेश जी आगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहां पर हो रहा है। आपका ही मजा आएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है एम्बुलेंस की संख्या को दुगनी करेंगे, गांव-गांव तक सुविधा पहुंचाएंगे। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा मिर्जापुर लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा में क्या कह रहे हैं। समाधान नहीं निकाल पाए। इस क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधा के लिए कोई उत्तम व्यवस्था नहीं कर पाए। यह क्षेत्र विभिन्न समस्याओं से अपेक्षित तो था ही। आज हम आपके आभारी हैं और आपका अभिनंदन करते हैं कि आपके कारण आज बिंद क्षेत्र में हर घर नल की योजना लागू हो रही है, और कुछ ही महीनों में बिंद क्षेत्र के सभी गांव में हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो जाएगा। और ये आजादी के बाद पहली बार यहां की जो समस्या थी, उस समस्या का समाधान हो रहा है। मैं बिंद क्षेत्र के इन सभी नागरिकों की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह क्षेत्र स्वास्थ्य सुविधा से भी वंचित था। आपने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बनाने, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज मां विंध्यवासिनी के नाम पर मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ आपके कर कमलों से हो चुका है। सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, और भदोई में भी मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया को हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया है। और जगत जननी मां भगवती, मां विंध्यवासिनी के धाम को
आपने पूरे देश के अंदर काशी विश्वनाथ धाम को दुनिया के सामने काशी को जिस रूप में प्रस्तुत किया, आज उसी तर्ज पर मां विंध्यवासिनी का यह धाम भी आगे बढ़ रहा है। आज के इस अवसर पर आप और आपके द्वारा गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए जो विभिन्न प्रकार की गरीब कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, उसका लाभ विंध्य क्षेत्र में भी लगातार प्राप्त हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर भाइयों बहनों आप सबसे अपील करूंगा, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल एस के जो प्रत्याशी हमने दिए हैं, ये सभी उत्तर प्रदेश में एक दमदार सरकार के निर्माण के लिए आपके सहयोग और समर्थन की अपील करने के लिए आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हमें कुछ ही देर में प्राप्त होगा। मेरी आप सबसे अपील है, जिन लोगों ने 70 वर्षों तक आपको एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है, आज अपने वोट की चोट से इनको इतना तरसाइए कि आने वाले समय में राजनीति का अपराधीकरण करने वाले, राजनीति का माफियाकरण करने वाले और राजनीति में वंशवाद और अराजकता फैलाने वाले लोग फिर से सार्वजनिक जीवन में आकर के आपका शोषण करने का दुस्साहस न कर सके। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए सादर आमंत्रित करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपना मार्गदर्शन विंध्य क्षेत्र के इन सभी नागरिकों को प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी। जय मां विंध्यवासिनी। विंध्याचल मां अष्टभुजा काली खो माता की पुण्य भूमि मिर्जापुर और कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध भदोही के जन जन को मेरा प्रणाम। छह चरणों में उत्तर प्रदेश ने भाजपा और एनडीए के सुशासन के लिए भारी मतदान किया है। अब मिर्जापुर, भदोही और इस पूरे क्षेत्र की बारी है। गोर परिवारवादियों को, माफियावादियों को आपको फिर हराना है और जोरदार तरीके से हराना है। हराओगे ना? हराओगे ना? भाई और बहनों, इस समय हम और पूरा विश्व इस शताब्दी के बहुत नाजुक दौर में है। महामारी, अशांति, अनिश्चितता, इससे आज दुनिया के अनेक देश प्रभावित हो रहे हैं और इस कालखंड में आप ये भी देख रहे हैं कि संकट चाहे कितना ही गहरा हो, भारत के प्रयास उससे भी ज्यादा बड़े रहे हैं, उससे भी ज्यादा दृढ़ रहे हैं। कोरोना काल में हमारे लाखों भारतीय
पूरी दुनिया में फंसे हुए थे। भारत ने ऑपरेशन वंदे भारत चलाकर अपने एक एक नागरिक को वापस आने में मदद की। अफगानिस्तान में हजारों भारतीय संकट में फंसे तो हमने ऑपरेशन दैवी शक्ति चलाकर अनेकों भारतीयों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। अभी यूक्रेन की स्थिति सारी दुनिया देख रही है। युद्ध में फंसे अपने एक एक नागरिक को, हमारे विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए भारत दिन रात जुटा हुआ है। ऑपरेशन गंगा चलाकर हम हजारों बच्चों को यूक्रेन से सुरक्षित ला चुके हैं। जो अब भी वहां है उन्हें लाने के लिए लगातार भारत के हवाई जहाज वहां से उड़ान भर रहे हैं। और मेरे प्यारे साथियों, जिस अभियान के साथ मां गंगा का नाम जुड़ा है, मुझे विश्वास है वो अभियान सफल होके ही रहेगा। तो मिर्जापुर से आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को, जहां पर चुनावी प्रचार प्रसार की कमान उन्होंने खुद संभाल रखी और बाबा की शरण में आखिरी चरण में लगातार दिग्गज भी पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ में जुड़ी हुई थी लगातार हमारी संवाददाता, उनका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दिनेश जी हमारे साथ में बने हुए थे, बने रहेगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही और एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।